वास्तविक संख्याओं के वीडियो 4 में आपका वेलकम है। ठीक है, आज हम लोग जो है 1.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, 1.2 के प्रश्नावली जो है कि 1.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किताब से कि प्रश्न क्या है। देखिए जो है कि दिया है, देखिए दिया है कि प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि 12, 15, 21 इन तीनों का एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो 12 का हम लोग सबसे पहले जो है कि गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड आ गया 12 बराबर 2 के घाते 2 गुणे 3। इस तरह 15 का करते हैं, आ गया 15 बराबर 3 गुणे 5। 21 का करते हैं, आ गया 3 गुणे 7। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ में देखिए कि कौन सा ऐसा अभाज्य है गुणनखंड जो कि तीनों में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 है सिर्फ, और 3 का सबसे छोटा घात क्या है, 1 है। तो आ गया आपका क्या, एचसीएफ आ गया तीनों का 3। ठीक है, तीनों संख्याओं का एचसीएफ 3 आ गया। एलसीएम देखिए, एलसीएम में सबसे पहले देखिए कि कितने इसमें अभाज्य, कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है। तो 4 प्रकार के हैं, 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है और 7 है। अब देखिए एलसीएम में क्या होगा। तो अब सबसे पहले देखिए कि जो पहला अभाज्य गुणनखंड है उसका सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। फिर उससे बाद जो अभाज्य गुणनखंड है 3 है, उसका सबसे बड़ा घात 3 है, सॉरी 1 है। फिर तीसरा है 5, उसका सबसे बड़ा घात 1 है। फिर 7 है चौथा, उसका सबसे बड़ा घात 1 है। तो आप सबका गुणा कर देंगे, 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 का, तो आपका आ जाएगा 420। तो ऐसा तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। दूसरा 17, 23, 29 का निकालें। 17 खुद में अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, तो इन सबका कुछ नहीं मिलेगा गुणनखंड करने पर उभयनिष्ठ, तो एचसीएफ आ गया 1। और उसी तरह तीनों का गुणा कर देंगे तो एलसीएम हमें पता चल गया 11,339 हो गया। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरे का 8 का 9 का 25 का निकालना। 8 का गुणा अभाज्य गुणनखंड के 2 घाते 3 आया, 9 का किए 3 घाते 2 आया, 25 का किए 5 का स्क्वायर आया। एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में देखें कि तीनों में कोई भी ऐसा अभाज्य गुणनखंड है नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा 1। एलसीएम तीनों में देखते हैं, 2 का सबसे बड़ा घात 3 है, 3 का सबसे बड़ा घात 3 घाते 2, 5 का सबसे बड़ा, तीनों का गुणा कर देंगे, 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 से आएगा 1800। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। 5 वाला देखिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ऐसा सवाल एक हो चुका है 4 घाते n का उदाहरण में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते 0 पर अगर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगा। अर्थात अगर कोई प्राकृत संख्या है उसका हम लोग घात अगर 6 का घात है, n जहाँ पर प्राकृत संख्या है, कोई संख्या अगर उसका 6 का घात है, तो इसका मतलब अगर वह संख्या का प्रसार अगर हम लोग करेंगे तो आना कितना चाहिए अंत में। अगर 0 आएगा तो हम लोग कह देंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड 5 रहा होगा। ठीक, तो वही चीज़ लिखा है। अतः 6 के घाते n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6 के घाते n का हम लोग जब प्रसार करने के लिए जाएंगे तो 6 का गुणनखंड करें 2 गुणे 3 घाते n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। अगर 1 हुआ तो 2 गुणे 3 के घाते 1 हो गया, अगर 2 हुआ 2 गुणे 3 घाते 2 हो गया। तो देखेंगे तो गुणनखंड प्रसार में लिखेंगे तो 2 और 3 ही आएगा, 5 आएगा ही नहीं। इस तरह 6 के घाते n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 तथा 3 ही आ सकता है। अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 के घाते n के गुणनखंड में 2, 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके 4 के घाते n
सॉरी 4 के घाते n नहीं होगा, 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, अगर 5 रहता है उसके गुणनखंड में तब लोग कहते हैं कि 6 के घाते n जो है कि उसका प्रसार अंतिम अंक में, उसके प्रसार के अंतिम अंक में क्या होगा, 0 होगा, 0 अंक पर समाप्त होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां सवाल देखिए, प्रश्न 6 है। प्रश्न हम देखिए, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, इनकी व्याख्या करना है, मतलब एक तरह से सिद्ध ही करना है। तो आइए देखते हैं, इतना लिखे हैं। सबसे पहले देखिए 13 प्लस का निशान, 13 13 दोनों में है, दोनों प्रसारों में, ये पहला प्रसार है दूसरा, दोनों पदों में 13 13 कॉमन निकाले, अंदर आ गया ब्रैकेट में 7 गुणे 11 प्लस 1। उसी तरह 7 गुणे 11 हो गया 77 और प्लस 1 हो गया आपका 78। 78 को लिख सकते हैं 13 गुणे 6, तो आ गया 13 गुणे 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 है, 6 को भी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। दिए गए प्रसार में 2 3 तथा 13 इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग एक प्रमेय जानते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ये तो हम लोग जानते हैं प्रमेय। इसलिए देखिए 2 3 13 ये गुणनखंड के अंदर आ रहे हैं अभाज्य संख्याएं, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तो अभाज्य गुणनखंड आ गया, इसलिए हम कहते हैं जो प्रसार दिया था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये आपका क्या है, भाज्य संख्या। हो गया व्याख्या आपका। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए भैया, दूसरा सवाल देखिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, दोनों पहला पद ये यहाँ तक हो गया, दूसरा 5 हो गया, 5 कॉमन निकाल दिए। 5 जब हम लोगों ने कॉमन निकाला तो अंदर बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 की जगह पे 1 हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। इन सबको हल करेंगे, ये इतना 1008 हो गया, प्लस 1 हो गया 1009। 1009 आप उससे जांच कीजिए, पीछे मैंने जो फार्मूला बताया कि अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे पहचाने, तो उससे आप लोग देखेंगे, उससे अगर करेंगे तो देखिए 1009 को पुनः गुणनखंडित नहीं किया क्योंकि वो तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड है ना एक तरह से। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसलिए दिए गए प्रसार में 5 तथा 1009 इसके अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए दिया गया प्रसार एक भाज्य संख्या है। हो गया ये भी व्याख्या, तो दोनों प्रश्न आपका हल हो गया, एक ही प्रश्न में 2 ठो था। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 1.2 का और अंतिम सवाल है। तो अंतिम सवाल आपका है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, मतलब रवि जल्दी जल्दी दौड़ता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहां से वो दौड़े थे। तो देखते हैं, मान लीजिए यह एक खेल का मैदान है, ये जो क्रॉस का निशान है, और उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता है, पथ है। सोनिया और रवि यहीं पर है, यहीं से एक ही स्थान, मान लो ये स्थान है, एक ये जो है एक स्थान है, यहीं से एक ही स्थान पर एक ही समय, मान लीजिए 8 बज रहा है तो 8 ही बजे वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं एक ही दिशा में, इसी तरफ ऐसे ऐसे दौड़ते हैं। ठीक है, तो रवि जो है कि एक चक्कर, मतलब रवि जो है वो करता क्या है, एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, जबकि सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती। दोनों लोग चक्कर लगा रहे हैं, लगाते लगाते क्या हुआ कि वो लोग पूछ रहा है हमसे कि जिस स्थान से मान लीजिए यहीं दौड़ना शुरू किया था, आखिर अब कितने देर बाद यहीं पर आकर मिल जाएंगे। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे चक्कर लगाते रहें, रवि थोड़ा तेज दौड़ रहा होगा, सोनिया थोड़ा जल्दी, हो सकता है रवि 2 चक्कर लगा ले, सोनिया एक ही चक्कर लगाए, हो सकता है रवि 4 चक्कर लगा ले, सोनिया 3 ही चक्कर लगाए, ऐसा हो सकता है। तो अब बताना कि आखिर वो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही वाले स्थान पर मिलेंगे और कहीं नहीं, बीच में यही वाले स्थान पर कितने देर बाद मिलेंगे, कम से कम कितना समय लगेगा, न्यूनतम। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हल होगा। आइए देखते हैं, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना दिया, 18 मिनट। मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट। क्योंकि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं,
इसलिए पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय कैसे पता चले, कम से कम समय लग रहा है ना, इसीलिए आपका क्या होगा एलसीएम। एलसीएम मतलब न्यूनतम, इंग्लिश आपका उसका फुल फॉर्म करेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम। कम से कम कितना समय लगेगा, तो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से 18 और 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 18 को हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 को हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसका लेके 18 का 2 गुणे 3 का स्क्वायर, 12 के लेके 2 स्क्वायर गुणे 3। अब देखिए आगे, अब देखिए कि एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम हम लोग जानते ही हैं। तो इसमें कितने तरह के अभाज्य गुणनखंड है, दो है और एक 3 है। तो 2 का सबसे बड़ा घात कौन है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और फिर 3 भी बचा है, सॉरी 2 का स्क्वायर हो गया 2 और 3 का स्क्वायर, सबसे बड़ी घात हमको लेना होता है। तो 4 9 36, 36 मिनट आया। अर्थात सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर कितने देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने, 36 मिनट, आधा घंटा और 6 मिनट। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्नावली खत्म हो गया। अगला हेडिंग है आपका, अगला हेडिंग है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण का मतलब होता है कि रिवीजन। पिछले कक्षा 9 में आपने अपरिमेय संख्या पढ़ा था, अब उसी का फिर से रिवीजन होगा, उसी के आगे थोड़ा पढ़ाया जाएगा। प्रमेय एक प्रमेय इसमें माना पी एक अभाज्य संख्या है, पी कोई अभाज्य संख्या हो सकता है 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को विभाजित करेगी, जहां ए एक धन पूर्णांक है, ए एक धन पूर्णांक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से शुरू होगा। ये उत्पत्ति देखते हैं, तो देखिए उत्पत्ति आखिर सिद्ध कैसे होगा कि अगर पी एक अभाज्य संख्या है, पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी जो है ए को भी, ए के वर्ग को तो करता है, तो इसका मतलब अब ए को भी विभाजित करेगा। आगे देखते हैं, आइए तो आगे देखते हैं। माना ए बराबर P1 P2 डॉट डॉट डॉट, ये देखो ये P1 P2 के बीच में कामा नहीं लगा, इसका मतलब है P1 गुणे P2 डॉट 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 गुणे Pn भी होगा। ध्यान दीजिएगा, एक अभाज्य संख्या ए बराबर ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, मान लीजिए अभाज्य संख्या। अरे अभाज्य संख्या है तो जानते ही अभाज्य संख्या कैसे होगा, ठीक है, सर ये अभाज्य संख्या न कह के हम लोग इसे कहें कि भाज्य संख्या या धनात्मक पूर्णांक, भाज्य ही कहें, ठीक है। तो एक भाज्य संख्या है, ठीक, जहां P1 कामा P2 कामा डॉट 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 Pn अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी जो P1 कामा P2 कामा ये सब है, ये सभी के सभी क्या हों, एक ही हो। जैसे 2 2 2 2 2 ही हो, भाज्य संख्या है 2, 3 3 3 3 ही हो, वो कुछ भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मतलब 2 भी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 या 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बराबर इतना माने हैं, अब ए स्क्वायर को ए गुणे ए लिख सकते हैं, इसलिए ए इतना हो गया फिर ए गुणे इतना हो गया। अब देखिए P1 आपस में गुणा कर लेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा P1 यहाँ भी 2 बार हो गया, गुणा में है P1 स्क्वायर, P2 का P2 स्क्वायर, P3 का P3 स्क्वायर डॉट Pn का Pn स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखिए दिया है, अब हमको प्रमेय में क्या दिया है कि P ए स्क्वायर विभाजित करता है, सिद्ध करना P ए को विभाजित करेगा। तो देखिए क्योंकि P ए स्क्वायर विभाजित करता है, मान लीजिए आप लोग मान लीजिए कि जो है P का मान 2 है और ए का मान भी 2 है, ठीक है, 2 स्क्वायर हो गया। अगर ये 2 स्क्वायर को विभाजित किया, ये क्या किया 2 स्क्वायर को विभाजित किया, इस 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो P जो है ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा कि नहीं, ये इसको विभाजित कर रहा है 2 स्क्वायर को, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड होगा, 2 गुणे 2 में से इसके गुणनखंड में से कोई ना कोई एक होगा, कौन, P की जगह पे क्या माने 2, ठीक है, इसलिए मान लीजिए 2 गुणे 2 लिखे थे, 2 स्क्वायर बराबर, इसका मतलब ये क्या हो गया, मैच कर गया, अर्थात 1 2 ये है, इन दोनों 2 में से कोई एक ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अंक गणित के आधार पर प्रमेय की अद्वितीयता के गुणन का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 कामा P2 डॉट 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 Pn है, ये सब अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए P हम लोग ए स्क्वायर किए थे तो यही ना आया था P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, तो इसका मतलब इसलिए P इन P1 P2 Pn में से कोई एक होगा। ए स्क्वायर का मान तो ये है P1 स्क्वायर,
अब इन्हीं में से P1 बराबर P हो या P2 बराबर P हो या Pn बराबर P हो, इन्हीं में से कोई एक P होगा जो पूरे a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अब चूंकि a बराबर इतना दिया है इसलिए P को क्या होगा, a को विभाजित करेगा। P जो है a को, क्योंकि P1 P2 Pn में से कोई एक ना एक तो होगा ही। मान लीजिए P1 हो गया तो क्या हो गया P P2 डॉट 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 Pn। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 × 2 जो था, 2 × 2 में 2 क्या किया, 2 जो है इस 2, ये जो 2 × 2 हमने लिखा a स्क्वायर का मान इतना है। ठीक, ये क्या कर रहा था, 2 स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। इसका मतलब 2 जो है अब जिसका स्क्वायर लगा है उसको तो विभाजित करेगा कि नहीं, 2 को भी करेगा, 2 स्क्वायर कर रहा था 2 को भी करेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि P इसका मतलब a को विभाजित करेगा, क्योंकि P1 P2 Pn में से ही कोई एक ऐसा होगा जो P होगा। P इसका मतलब क्या होगा कि P इसी में से कोई एक होगा, और ये P जो है कि a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे देखिए ये 2 क्या है, ये जो 2 है मान लीजिए P है, तो P क्या है, एक तरह से इसको विभाजित करेगा a को। ठीक है, a के जगह पर क्या है 2, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा, इसलिए P जो है a को विभाजित करेगा। बात समझ में आया कि नहीं। P1 P2 Pn में से कोई एक P होगा जो कि a स्क्वायर को तो कर रहा था विभाजित, इसका मतलब a स्क्वायर को भी कर रहा है, इसका मतलब a को भी क्या करेगा, इन्हीं में से कोई जो एक P है वो a को भी विभाजित करेगा। ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, अगला एक प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले झूठ बोलेंगे कि मान लेंगे कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, फिर बाद में कुछ ऐसा वक्तव्य सामने आ जाएगा जिससे हम लोग कह देंगे कि नहीं ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या, कुछ ऐसे कह देंगे कुछ हमसे ये गलती हो गई थी, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए आगे कैसे करते हैं। माना कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्ण में 2 P/Q के रूप का होगा। जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, ये परिभाषा है। इसलिए कर्ण में 2 बराबर P/Q लिखें, जहाँ P Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है। सह अभाज्य हम लोग जानते हैं कि नहीं, शुरू में परिभाषा हमने लिखवाया है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 आए, वो दोनों संख्या क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य कहलाती हैं। Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण में 2Q हो गया और इधर हो गया P। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर हो गया, समीकरण 1 मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने देखें, अतः P जो है 2 जो है P स्क्वायर विभाजित करता है। देख लीजिए क्या है यहाँ पर 2 × Q स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 × Q स्क्वायर है तो ये क्या करेगा, इसी के बराबर है, तो क्या करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, या होगा 5 × 5, इसका मतलब क्या होगा, 5 जो है कि इसको विभाजित करेगा कि नहीं, इस पूरे को करेगा। तो वही चीज़ है कि P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, इसका मतलब 2 जो है कि P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसलिए 2P स्क्वायर विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है कि P को विभाजित करेगा, पीछे वाले प्रमेय का कथन से। अब हम लोग करते क्या है कि P बराबर 2T मान लेते हैं। ठीक है, T कोई पूर्णांक है, P बराबर 2T मान कर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जहाँ P था समीकरण 1 में, वहाँ 2T रख दिए, 2T का स्क्वायर करेंगे, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर 2Q स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करेंगे 4T स्क्वायर, इधर 2 था, एक 2 कट गया इसका, तो क्या है 2 से 2 बार में गया, इसलिए आ गया 2T स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4T होगा, इधर वाले दूसरे से कट जाएगा। अतः 2 जो है कि Q, अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ देखिए उसी तरह मैं बना देता हूँ, Q स्क्वायर बराबर 2T स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 2 देखिए Q स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित करता है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा, वही पीछे वाले प्रमेय से। आगे बढ़ते हैं, इसलिए P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हम लोग शुरू में क्या कहते हैं कि P और Q सह अभाज्य, सह अभाज्य मतलब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तो HCF 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है किसको विभाजित कर रहा था, P को भी, 2 जो है Q को विभाजित कर रहा था। करना क्या चाहिए था, एक विभाजित करना चाहिए था P को, एक विभाजित करना चाहिए था Q को, तभी ना सह अभाज्य गुणनखंड बनता दोनों। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 P को विभाजित कर रहा है, 2 Q को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। हमारा कथन तो गड़बड़ हो गया, हमने कहा था कि सहभाज्य संख्या सहभाज्य गुणनखंड, इसलिए
सहभाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा कि जो है कि उनके उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, एक। लेकिन यहाँ पर तो हमारी बात का विरोध हो रहा है कि उभयनिष्ठ 2 आ गया एक की जगह पर, इसका मतलब सहभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए PQ सहभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि PQ सहभाज्य संख्याएं हैं। हमने माना था ना, अब उसका विरोध हो रहा है उस बात का कि यह अभाज्य संख्या है, ठीक, सहभाज्य संख्या है। और यह विरोधाभास हमें कहाँ से शुरुआत हुआ है, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, हमने एक गलती माना था कि कर्णी में 2 एक परिमेय संख्या, यही ना कहा था। अतः हमारा मानना जो था कि कर्णी में 2 एक परिमेय संख्या, वो गलत है, अर्थात क्या होगा, कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आगे का वीडियो देखेंगे अगले वाले में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।